Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we will discuss about qualitative characteristics of accounting, then accounting as a language of business, then accounting is a science or an art. Okay students, so I hope you all are understood. So in this lecture, we see टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. ये जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो अकाउंट्स में किस टाइप के वर्ड्स होते हैं वो अब यहाँ पे हमें देखने हैं. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट वर्ड इज टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन? सो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स exchange of product or services of business between two or more persons in the form of cash or on credit. मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि हमारे बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी टू और मोर पर्सन के बिटवीन में जब एक्सचेंज होता है और उसका फॉर्म क्या होता है, कैश अदरवाइज क्रेडिट होता है. मतलब कोई भी हमारे बिजनेस की कोई प्रोडक्ट है तो हमने किसी पर्सन को सोल्ड किया, उसके एक्सचेंज में हमें कैश रिसीव होगा या फिर इन फ्यूचर हमें कैश रिसीव होगा, तो उसको हम लोग वो ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इट्स नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो मेनली टू पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज credit transaction. So let me see cash transaction. So cash is received against goods or services of the business. It's known as cash transactions. कैश ट्रांजेक्शन्स मीन्स कि हमारे बिजनेस का जो भी गुड्स और सर्विस हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं या कोई भी हम लोग कहीं से परचेस करते तो उसके एक्सचेंज में इमीडिएटली हम लोग कैश पेड कर देते हैं, अदरवाइज हमें इमीडिएटली कैश रिसीव्ड होता है. सो इट्स नोन एज कैश ट्रांजेक्शन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. सो व्हाट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन? Goods sold with condition to pay the amount in future. It's known as credit transaction. Credit transactions means कि हम लोग कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं विथ कंडीशन कि हम लोग, अब सपोज एग्जांपल देखें तो लेट बी अंडरस्टूड बाय एग्जांपल. अब मैंने कोई कस्टमर को गुड्स मैंने सोल्ड किया है तो उन्हें इमीडिएटली मुझे कैश रिसीव नहीं हुआ, बट मैंने उनको क्या कंडीशन दी कि विद इन 10 days आप मुझे पेमेंट कर देना. तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो क्या हुआ, विथ कंडीशन हुआ. कंडीशन क्या है ये ट्रांजेक्शन में कि आप जो गुड्स मेरे पास से परचेस कर रहे हो, जो गुड्स मैंने आपको सोल्ड किया हुआ है उसका पेमेंट मुझे विद इन 10 days रिसीव्ड हो जाना चाहिए. अंडरस्टूड? सो गुड्स सोल्ड विथ कंडीशन टू पे द अमाउंट इन फ्यूचर. मतलब जो गुड्स हमने सोल्ड किया उसकी अमाउंट हमें कब रिसीव होगी, इन फ्यूचर. इट्स नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ओके स्टूडेंट्स? Second terminology of accounting is events. What is the events? So event means situation or result created from transactions. मतलब कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है कहाँ से, सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. सपोज हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया 10 रुपीज़ में और वही प्रोडक्ट हमने 20 रुपीज़ में हमने सोल्ड कर दिया. सो जो ट्रांजेक्शन हुआ 10 रुपीज़ में परचेज किया एंड वही प्रोडक्ट हमने 20 रुपीज़ में सोल्ड किया, तो उसमें क्या हुआ, 10 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ. अंडरस्टूड? सो जो 10 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ इवेंट्स. वाई? बिकॉज दिस प्रॉफिट इज क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन. जो सिचुएशन है, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट. तो वो हमारे लिए क्या होगा, वन टाइप ऑफ इवेंट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इवेंट्स मीन्स सिचुएशंस और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन. ओके स्टूडेंट्स? सो थर्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग इज कैपिटल. दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, सो प्लीज फोकस इन दिस. An investment made by the owner to commence the business is known as capital. Otherwise simple language में तो when owner of business provides goods assets becomes कैपिटल. दोनों लैंग्वेज में आपको देखो, फर्स्ट पॉइंट है वो आपकी बुक में है वो है, और सेकंड है वो मैंने अपना कंक्लूजन करके आपको इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया हुआ है. अंडरस्टूड? सो आपको जो भी इजी लगे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाटएवर. सो कैपिटल का मीनिंग क्या है
कि बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस में कुछ भी प्रोवाइड करता है, लाइक गुड्स, असेट्स, वॉट एवर, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। वाई? बिकॉज ओनर ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइड द गुड्स और असेट्स टू आवर बिजनेस, सो गुड्स एंड असेट्स इज बिकम कैपिटल। मतलब बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ भी प्रोवाइड करता है, गुड्स या असेट्स, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड। फोर्थ पॉइंट इज ड्राइंग्स। सो व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉ assets or goods from business for personal use, it's known as drawings. So capital के इनवर्स है ये drawings। कैपिटल में हम लोग क्या करते थे कि बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस में कुछ देता है, प्रोवाइड करता है, बट ड्राइंग्स में क्या है कि बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में से कुछ विड्रॉ कर रहा है, असेट्स या गुड्स वो विड्रॉ कर रहा है, किसके लिए, तो फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो इट्स नोन एज ड्राइंग्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, सो सेकेंड पॉइंट, व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस टेक्स गुड्स और असेट्स इट्स बिकम ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस में से कुछ भी गुड्स या असेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है अपने घर पे, तो इट्स नोन एज अवर ड्राइंग्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कैपिटल में क्या है कि बिजनेस का ओनर बिजनेस को कुछ प्रोवाइड करता है, बट ड्राइंग्स में क्या है कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में से कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड। So next terminology of accounting is liability. So what is the liability? So amount payable by the business for credit purchase of goods or services or amount for borrowed money is known as liability. मतलब liability क्या है कि हमने बिजनेस के लिए कोई एक पर्सन के पास से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया हुआ है और हमें उसका पेमेंट करना रिमेनिंग है। अंडरस्टूड? अदरवाइज हमने कोई एक पर्सन के पास से मनी बोरो किया है और उसको रिटर्न करना रिमेनिंग है, सो इट्स नोन एज, जो अमाउंट हमें रिमेनिंग है उनको पेमेंट करना, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। इट्स नोन एज liability. Understood students? So on the basis of relation, two part of liability, first part is internal liability and second one is external liability. So now we see what is the internal liability. When owner of business is providing capital to the business is known as internal liability. अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? सो बिजनेस का जो ओनर होता है वो जब हमें बिजनेस में कुछ प्रोवाइड करता है तो बिजनेस को क्या हुआ, बिजनेस ने ओनर के पास से कुछ लिया है। अंडरस्टूड? ओनर ने क्या किया, बिजनेस को कुछ प्रोवाइड किया है, तो अब बिजनेस को उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा ना, तो अभी रिटर्न करना रिमेनिंग है, भले ही वो ओनर क्यों ना हो, हमारे बिजनेस का ओनर भी होगा, तो उसने जो हमें कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसको भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी हमने रिटर्न नहीं किया, तो जो रिटर्न करना अभी रिमेनिंग है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि जो ओनर होता है बिजनेस का वो क्या हो जाएगा, इंटरनल पर्सन हो जाएगा, और उसके पास उसको हमें जो अमाउंट देनी रिमेनिंग है इट्स नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कि ओनर की क्यों इंटरनल लायबिलिटी है, तो ओनर हमारे बिजनेस का क्या हो गया, इंटरनल पर्सन हो गया, और इंटरनल पर्सन जब हमें बिजनेस में कुछ प्रोवाइड करता है और उसे रिटर्न करना हमें रिमेनिंग है, तो वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी इंटरनल लायबिलिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो लेट वी सी एक्सटर्नल लायबिलिटी. So what is the external liability? The amount payable by the business to the third party for credit purchase of goods. Otherwise, amount for borrowed money is known as external liability. अब देखो इंटरनल में हमें देखा कि बिजनेस में जब ओनर कुछ प्रोवाइड करता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंटरनल लायबिलिटी। सो इन इनवर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या हो जाएगा कि बिजनेस का बाहर का कोई पर्सन, थर्ड पार्टी ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के रिलेटेड कोई पर्सन नहीं है बट कोई थर्ड पार्टी है जिसके पास से हमने गुड्स परचेज किया है या फिर हमने कोई अमाउंट या मनी बोरो किया है और उसको रिटर्न करना रिमेनिंग है, सो वो लायबिलिटी हमारे लिए क्या हो जाएगी, इट्स नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इंटरनल में क्या, जब
ओनर हमारे बिजनेस में कुछ प्रोवाइड करता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंटरनल लायबिलिटी। और कोई थर्ड पार्टी जब बिजनेस में कुछ प्रोवाइड करती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अंडरस्टूड। तो ये दो टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम also divided liability in two part. First one is current liability and second part is non-current liability. So now we see current liability, a liability which is to be paid 1 year by the business is known as current liability. अब करंट लायबिलिटी क्या है कि जो भी लायबिलिटी हम लोग विद इन 1 ईयर में उसको पेड कर देते हैं या हमारे बिजनेस के थ्रू वो लायबिलिटी 1 ईयर में पेड हो जाती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी। अंडरस्टूड। सो विच इज़ टू बी पेड 1 ईयर बाय द बिजनेस इज नोन एज करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी ऑल्सो ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अंडरस्टूड। करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी उसको बोल सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो नाउ वी सी सेकंड पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी विच इज टू बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ more than 1 year by the business is known as non-current liability. So non-current liability means क्या है कि जो liability बिजनेस के थ्रू मोर देन 1 ईयर के बाद उसको पेड किया जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाती है, वो नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब कोई भी लायबिलिटी हम लोग 2 और 3 ईयर्स के बाद उसको पेड कर दे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। अंडरस्टूड। सो नॉन करंट लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वाई? because this liability period is more than 1 year, so it's treated as long term liability. Understood students? So current liability means which liability is to be paid within 1 year and non current liability means which liability which is to paid more than 1 year. अंडरस्टूड। जो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, पेड की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट्स नोन एज करंट लायबिलिटी। एंड जो मोर देन 1 ईयर के बाद उसको पेड किया जाता है, इट्स नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग इज असेट्स। सो एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट which is of ownership of business and has economic value, it's known as assets. So assets का मीनिंग क्या है कि कोई किसी भी टाइप की टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट है और उसकी ओनरशिप किसकी है, हमारे बिजनेस की है, और वही प्रोडक्ट की हम लोग इकोनॉमिकल वैल्यू भी मेज़र कर सकते हैं। सो इट्स नोन एज असेट्स। अब आपको क्वेश्चन होगा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है। सो टेंजिबल और इनटेंजिबल हम लोग जब उसके टाइप्स देखेंगे तब उसको पूरा डीपली डिटेल में हम लोग मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सो अभी एसेट्स क्या है, सो एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट विच इज़ ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी टेंजिबल इनटेंजिबल प्रोडक्ट है उसकी ओनरशिप हमारे बिजनेस की है और वही प्रोडक्ट की हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू मेजर कर सकते हैं। सो इट्स नोन एज असेट्स। Okay, so mainly 3 types of assets. First one is non-current assets, second one is current assets and third one is fictitious assets. So in non-current assets again 2 subtypes. First one is tangible and second one is intangible, and in current assets only one subtype, liquid assets. Okay students, तो आप ये नोट डाउन कर दो, फिर हम लोग 1 by 1 सबकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नोट डाउन कर दो ये पूरा टेबल नोटबुक में। सो फर्स्ट टाइप ऑफ असेट्स इज नॉन करंट असेट्स। सो व्हाट इज द नॉन करंट असेट्स? These assets are also for the period of more than 1 year. They are known as non-current assets, otherwise फिक्स्ड असेट्स। मतलब जो भी असेट्स हैं हमारे बिजनेस की वो हमारे बिजनेस के लिए कितने, मोर देन 1 ईयर के लिए है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, नॉन करंट असेट्स। अंडरस्टूड। लाइक एग्जांपल इज बिल्डिंग, प्लांट एटसेट्रा।
अब देखो बिल्डिंग है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग हमने परचेज की हमारे बिजनेस के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको 1 ईयर में तो सेल नहीं कर देंगे उसको, बट जब हमने बिल्डिंग परचेज की है तो उसको हमारे बिजनेस के लिए मिनिमम 4 और 5 ईयर्स तो हम लोग वो बिल्डिंग का यूज़ करेंगे, देन उसको सोल्ड करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा हो गया, मोर देन 1 ईयर पीरियड हो गया, तो बिल्डिंग इज अवर नॉन करंट असेट्स, अदरवाइज फिक्स असेट्स। सेम इन प्लांट और मशीनरी। अब कोई भी मशीनरी या प्लांट हम लोग बिजनेस के लिए परचेस करते हैं तो हम लोग उसको 1 ईयर में सोल्ड नहीं करते, उसको क्या मिनिमम उसका 5 और 10 ईयर्स तो हम लोग यूज़ करते ही है। सो दिस प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन करंट असेट्स ऑफ आवर बिजनेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड. So mainly 2 part of non-current assets. So first one is tangible assets. So tangible assets is which, so these assets which are having physical existence, it's known as tangible assets. मतलब जो भी assets है उसका क्या फिजिकली एग्जिस्टेंस है, इट्स नोन एज टेंजिबल एसेट्स लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग। अब कोई भी हमारे बिजनेस की कोई असेट्स होती है लाइक फर्नीचर या बिल्डिंग कुछ होता है तो हम लोग क्या उसको देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस असेट्स इज हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो टेंजिबल असेट्स कैन बी सीन एंड टच। ओके, सो टेंजिबल असेट्स किसको कहते हैं कि जो असेट्स को हम लोग देख सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं, इट्स नोन एज टेंजिबल एसेट्स। अंडरस्टूड? उसके एग्जांपल भी मैंने नोट डाउन किया है, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा। Understood students? Then second type of non-current assets is intangible assets. Intangible assets means intangible assets do not hold physical existence. मतलब जो भी assets है बिजनेस की उसका physical existence नहीं है, उसको हम लोग देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट्स नोन एज intangible assets of our business. Understood students? Like trademark, गुडविल एटसेट्रा। गुडविल, ट्रेडमार्क मीन्स क्या है कि गुडविल मीन्स हमारे बिजनेस का मार्केट में वैल्यू कितनी है। अगर हमें इमीडिएटली हमारे बिजनेस को सोल्ड करना होगा तो उस टाइम पे हमारी मार्केट में वैल्यू कितनी होगी, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। जितनी गुडविल अपनी हाई होगी, हमारे बिजनेस की जितनी गुडविल हाई होगी उतना ही हमारा बिजनेस का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल स्टेटस हाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अंडरस्टूड? और गुडविल कैसे हाई होगी, तो आपके बिजनेस का जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपके बिजनेस की गुडविल होगी वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो गुडविल क्या है, वन टाइप ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल को हम लोग देख नहीं सकते और उसको टच भी नहीं कर सकते, बट उसको कभी भी हमें यूज़ करना हो तो हम लोग एज ए असेट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ असेट्स इज करंट असेट्स। सो व्हाट इज द करंट असेट्स? These assets are of that kind whose time duration is of less than 1 year. It's known as current assets. मतलब जो भी assets है बिजनेस की उसका टाइम पीरियड कितना है, less than 1 year. कोई भी assets हमारे बिजनेस में 1 year के लिए रहती है तो it's known as current assets. Understood? So लाइक बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एटसेट्रा। अब बैंक बैलेंस से वो क्या होगा कि हमने सपोज आज फर्स्ट डेट को 50,000 रुपीज़ डिपोजिट किया बैंक में, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अदरवाइज मोर देन 1 ईयर 50,000 एज इट इज़ तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डेली ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं, तो क्या होगा, जो 50,000 का जो बैलेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? तो जो हमारा बैलेंस है, जो असेट्स है कैश बैलेंस, वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन हो जाएगा। कैश बैलेंस में भी सेम है, जैसे बैंक बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है वैसे ही कैश बैलेंस भी क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। सो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एटसेट्रा असेट्स इज नोन एज आवर करंट असेट्स। ओके स्टूडेंट्स? सो सब टाइप ऑफ करंट असेट्स इज लिक्विड असेट्स। सो व्हाट इज द लिक्विड असेट्स? सो लिक्विड असेट्स इज विच असेट्स can be quickly converted into cash. It's known as liquid assets. Liquid assets means कि कोई भी assets होती है वो हम लोग easily या फिर immediately हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कोई भी assets है तो उसके एक्सचेंज में हम लोग immediately कैश रिसीव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ assets are known as
लिक्विड असेट्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, लाइक बिल्स, रिसीवेबल्स। अब हमने कोई कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, तो उस टाइम पे हम क्या, अब हमें इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने जो कस्टमर को गुड्स क्या किया है, क्रेडिट पे सोल्ड किया है, तो उसके पास क्या हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बिल्स होगा वो बिल्स उसको दिखाएंगे और उसको बताएं, इन्फॉर्म करेंगे कि देखो आपको मैंने ये डेट को इतना गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया था, तो उसका आपका पेमेंट रिसीव होना बाकी है, तो मुझे इमीडिएटली वो मुझे पेड कर दो। तो जो बिल होगा वो हम लोग उसको देंगे और उसके एक्शन में हमें क्या क्विकली क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा। तो जो बिल था उसको हम लोग क्या क्विकली कन्वर्ट कर पाए कैश में। अंडरस्टूड। तो दिस बिल्स रिसीवेबल इज नोन एज लिक्विड असेट्स ऑफ आवर बिजनेस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, कि जो भी असेट्स को हम लोग क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, लिक्विड असेट्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइप ऑफ असेट्स, थर्ड टाइप, फिक्टिशियस असेट्स। So fictitious assets fictitious assets haven't particular definition। fictitious assets की क्या है, कोई particular definitions नहीं, बट उसके पॉइंट्स है जो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ fictitious assets is fictitious assets don't have फिजिकल फॉर्म। मतलब जो भी फिक्टिशियस एसेट होती है वो क्या होता है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, मीन्स इनटेंजिबल होती है वो एसेट्स। अंडरस्टूड। देन सेकेंड पॉइंट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इज जीरो। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज जीरो होती है, उसको कोई भी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। देन थर्ड पॉइंट, दीज एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इन टू कैश। जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि उसके कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते कैश में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। देन लास्ट पॉइंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। मीन्स जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसको हम लोग एक्सपेंस तो करते हैं, बट उसका जो बेनिफिट है वो हमें कितने, मोर देन 1 ईयर के लिए अवेलेबल होता है, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड। अब उसका सिंपल सा एक मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूँ, तो अब हमने कोई सपोज कोई हाउस हमने परचेस किया है, ओल्ड हाउस हमने परचेस किया है और उसको रिनोवेट किया, और उसके बाद वही हाउस हमने क्या कर दिया, रेंट पे किसी को दे दिया। अंडरस्टूड। तो अब जो हमारा रिनोवेशन जो एक्सपेंस हुआ वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो वो एक्सपेंस हमने किया, बट अब देखो अब हमने वो रिनोवेट करवाने के बाद कोई पर्सन को रेंट पे दिया, तो उसके जो हमारा रिनोवेशन का एक्सपेंस है उसके एक्शन में हमें क्या हो जाएगा, बेनिफिट रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो हमें रेंट रिसीव होना चालू हो जाएगा ना। अंडरस्टूड। तो उसमें क्या होगा कि जो एक्सपेंस हमने किया उसका बेनिफिट हमें क्या होगा, मोर देन 1 ईयर के लिए अवेलेबल हो जाएगा। एक बार हमने एक्सपेंस किया वो हाउस में रिनोवेशन का, उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, मोर देन 5 और 6 ईयर के लिए वो हाउस से हमें रेंट रिसीव होता रहेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो आज हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स के सेवरल पॉइंट्स हमने कवर किए। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ accounting. I hope you all are understood. Thank you.